है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह में शुरुआत हम कर रहे हैं गोवा में जारी सियासी उठापटक के साथ। दरअसल मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री के पद से कल ही इस्तीफा दे चुके हैं। आज शाम उन्हें गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि राज्यपाल ने सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता न देकर परंपरा का निर्वहन नहीं किया। इस पर सुनवाई भी होनी है सुबह 10:30 बजे, जिस पर आपको पूरा अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले देखिए गोवा में तस्वीर क्या बन रही है। दो राज्यों में जनता ने बीजेपी को सेवा के लिए चुना है, लेकिन बाकी दो राज्यों में बीजेपी सेवा करने पर तुल गई है। हम बात कर रहे हैं गोवा और मणिपुर की। दोनों ही राज्यों में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी के तौर पर उभरी है, पर इसके बावजूद सरकार बनाने की जोड़तोड़ में अव्वल है। अब यही बात कांग्रेस को अखर गई। कांग्रेस गोवा और मणिपुर में पहले नंबर की पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी सत्ता में दखल के लिए जोड़तोड़ पर आमादा है। मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री का पद छोड़ गोवा की कमान संभालने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। राज्यपाल के पर्रिकर को न्योता देने के खिलाफ पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। कांग्रेस की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने की मंजूरी भी दे दी है। यानी आज पर्रिकर के शपथ ग्रहण से पहले कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई होगी। गोवा कांग्रेस विधायक दल के नेता चंद्रकांत कवलेकर की ओर से दायर इस याचिका में मांग की गई है कि पर्रिकर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर रोक लगाई जाए। पर्रिकर को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के राज्यपाल के फैसले को रद्द किया जाए। कांग्रेस की दलील है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को सबसे पहले कांग्रेस को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। उधर आज लोकसभा में भी गोवा और मणिपुर में बीजेपी की सत्ता हासिल करने की कोशिशों पर हंगामा मचना तय है। कांग्रेस लोकसभा और राज्यसभा में इस मामले में सरकार को घेरेगी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी धन बल के दम पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने की फिराक में है। पर्रिकर को गवर्नर का न्योता मिल चुका है। सरकार बनाने लायक समर्थन का जुगाड़ भी हो गया है। देखिए आखिर बीजेपी ने कैसे कांग्रेस के हाथ से सत्ता को लपकने की कोशिश की है। बीजेपी ने कुल 22 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। बीजेपी के 13, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 3, एनसीपी के 1 और 2 निर्दलीय विधायकों ने पर्रिकर का समर्थन किया है। 40 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को बहुमत के लिए 21 सीट चाहिए। बीजेपी ने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के सुधीन धवलीकर को मंत्री पद देने का वादा किया है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। मापुसा सीट पर्रिकर के लिए छोड़ने के एवज में फ्रांसिस डिसूजा को राज्यसभा भेजा जाएगा। बहरहाल पणजी में समारोह की तैयारियां जोरों पर है, तो दिल्ली में इन तैयारियों पर ग्रहण लगाने की कोशिश भी उतनी ही तेज है। पणजी से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। गोवा की तरह ही मणिपुर में भी सरकार बनाने को लेकर संग्राम जारी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ये दावा कर रही हैं कि उनके पास बहुमत है। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का भी आरोप लगा रही है। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस का एक विधायक तोड़कर अपने खेमे में शामिल कर लिया, जिससे उसके विधायकों की संख्या हो गई है 32। मणिपुर में भी बीजेपी ने अपना प्लान फिक्स कर दिया है। 60 सदस्यों की विधानसभा में कांग्रेस के पास 28 सीटें हैं, लेकिन 21 सीटों के साथ बीजेपी सरकार बनाने के दावे के साथ राज्यपाल के पास पहुंच गई है। एन बीरेन सिंह को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और बाकी दलों को मिलाकर 32 सदस्यों की लिस्ट भी तैयार है। यानी यहाँ भी बीजेपी कांग्रेस के हाथों से सत्ता छीनने की तैयारी कर चुकी है। खींचतान का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि बीजेपी ने कांग्रेस के एक विधायक को तोड़कर अपने खेमे में शामिल कर लिया है। बीजेपी ने राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला के सामने एक अनौपचारिक शक्ति प्रदर्शन में 32 विधायकों की परेड करा दी है। इनमें कांग्रेस विधायक एंड्रो श्याम कुमार और तृणमूल कांग्रेस के विधायक रविंद्र सिंह भी शामिल रहे। We have given 33. We have given, yes, the independent also letters and the TMC MLA. उधर कांग्रेस भी दुर्ग बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। एनपीपी के समर्थन वाले पत्र के साथ इबोबी सिंह ने राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला से मुलाकात की।
कांग्रेस ने 4 विधायकों वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी के समर्थन का दावा किया है। नेशनल पीपुल्स पार्टी के महासचिव विवेक राज के नाम से राज्यपाल को लिखे पत्र में कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही गई है। 12 मार्च को लिखे इस पत्र में लिखा है, हमारी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 4 सीटें जीती हैं और राज्य में नई सरकार बनाने के लिए हम अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को देते हैं, जो कि सबसे बड़ी पार्टी बनी है। Our party, we are all intact, all newly elected members, we are all intact. And the Trinamool Congress honorable member also with us. दरअसल कांग्रेस 28 सीटों के साथ मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। बीजेपी 21 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, नेशनल पीपुल्स पार्टी को 4 सीटें मिली तो अन्य के खाते में 7 सीटें आई हैं। विधानसभा में बहुमत के लिए 31 विधायकों की जरूरत है, यानी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को 3 विधायकों की जरूरत है। कांग्रेस का दावा है कि सबसे बड़ी पार्टी होने और नेशनल पीपुल्स पार्टी के 4 विधायकों के समर्थन के बाद उसके पास बहुमत का आंकड़ा है, लिहाजा सरकार बनाने का पहला हक उसी का है। अब देखना है कि राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला क्या फैसला लेती हैं, पर यह तय है कि कांग्रेस के हक में फैसला नहीं आया तो यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने से कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी को पंजाब में हार का किस कदर सदमा लगा होगा, इसका खुलासा एक वीडियो से हुआ है। आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी जीत को लेकर किस कदर आश्वस्त थी, उसका एक वीडियो वायरल हुआ है जो आप देख रहे हैं। इस वीडियो में आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव नतीजों से पहले ही जश्न मनाते दिख रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के अरमानों पर किस कदर पानी फिरा। भगवान कुमार 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी 11 राउंड की काउंटिंग समाप्त हुई है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बाबा जी, मालवा अकेले नहीं, सरकार नहीं, आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। अरे छोड़ो यार, पहले यहाँ 100 सीट आ चुकी है। नंबर 11 मार्च का लाइव देख रहे हैं। फुलका जी भारी बहुमत। अच्छा चलिए बात और इस वक्त ताजा खबरें आ रही है जलालाबाद से। भगवान कुमार 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी 11 राउंड की काउंटिंग समाप्त हुई है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बाबा जी, मालवा अकेले नहीं, सरकार नहीं, आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। जीत का जश्न मनाते हुए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को आप इस वीडियो में देख रहे हैं। वीडियो पुराना है लेकिन वायरल हो रहा है क्योंकि जश्न से पहले की ये तस्वीरें हैं। इतनी आश्वस्त थी आम आदमी पार्टी अपनी जीत को लेकर कि इंतजार भी नहीं किया नतीजों का और ये जश्न मनाते हल्के फुल्के अंदाज में पार्टी के नेता दिखाई दिए। 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी 11 राउंड की काउंटिंग समाप्त हुई है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ कर रहे हैं। जेएनयू की जो एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार हॉस्टल के अंदर एक छात्र ने खुदकुशी की है। एमफिल का ये छात्र है। हालांकि क्या वजह रही खुदकुशी की, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है, वजह मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से अटकलें लग रही हैं उसे देखते हुए ये मामला एक बार फिर बहस पकड़ता हुआ और साथ ही गंभीर होता जा रहा है। जेएनयू एक बार फिर सुर्खियों में है। रजनी कृष्ण नाम के छात्र ने सुसाइड किया तो माहौल बेहद गर्मा गया। दिल्ली के मुनीरका विहार में मुथु राम कृष्णन उर्फ रजनी कृष्ण की पंखे से लटकती लाश मिली तो तमिलनाडु के सलेम में उसके परिजन कायदे से जांच की मांग के साथ सड़क पर उतर आए। डीवाईएफआई ने सड़क रोक दी। वो मुआवजा तो मांग ही रहे हैं, साथ ही छात्र की संदिग्ध मौत पर जांच की मांग जोर शोर से कर रहे हैं। दरअसल होली के दिन मुनीरका में रहने वाले एक दोस्त ने रजनी कृष्ण को घर पर खाने के लिए बुलाया था। दोपहर के वक्त वो आराम करने के लिए दूसरे कमरे में चला गया, लेकिन काफी देर तक कोई हरकत ना देख दोस्तों ने दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस को बुलाया। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। हमारी पुलिस टीम मुनीरका विहार का हाउस नंबर 196 में जाके पहुंची, जहां पे एक कमरे में एक लड़का फांसी लटका हुआ था। वो कमरा अंदर से बंद था। हो सकता है कोई व्यक्तिगत कारण से वो ये कदम उठाया हो। ये तमाम चीजें अभी 174 सीआरपीसी प्रोसीडिंग्स के दौरान हम जांच कर रहे हैं। रजनी कृष्ण जेएनयू में एमफिल का छात्र था। वो कैंपस में ही झेलम हॉस्टल में रह रहा था।
मूल रूप से रजनी कृष्ण तमिलनाडु का रहने वाला था और इसी साल कई कोशिशों के बाद जेएनयू में एडमिशन ले सका था। जेएनयू में अलग अलग मुद्दों पर चल रहे आंदोलनों में लगातार उसकी सक्रियता थी। उसके दोस्तों के मुताबिक होली के दिन वो कुछ परेशान सा दिख रहा था। उसके दोस्तों के मुताबिक पिछले कई दिनों से वो डिप्रेशन में था, तो हो सकता है कि इस वजह से उसने ये खुदकुशी करी हो। फिलहाल कृष्ण की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की तफ्तीश जारी है। वैसे पुलिस अभी ये मानने को तैयार नहीं है कि जेएनयू में चल रही किसी गतिविधि का लेना देना उसकी खुदकुशी से है। सुसाइड नोट के ना होने से मामला उलझ गया है, लेकिन हॉस्टल में रजनी कृष्ण के साथ रहने वाले छात्र उसकी मौत को जेएनयू में चल रहे आंदोलनों से उपजे तनाव का नतीजा मानने से इनकार नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं अंदर जो भी पुलिस बता रही है किसी चीज़ के डिप्रेशन में था, बट जो उसका पोस्ट बता रहा है, इफ इक्वालिटी इज डिनाइड एवरीथिंग इज डिनाइड। वो जो बात कर रहा है, इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि जो अभी एमफिल पीएचडी के कोर्सेज की जो एमफिल पीएचडी में सीट कट हो रहा है उससे जो नुकसान हो रहा है, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है हायर एजुकेशन में, जो उसके बारे में बात कर रहा है, तो वो एक दिखा रहा है कि वो स्ट्रेस में था। रजनी कृष्ण की खुदकुशी की वजहों का पता लगाना पुलिस के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ना तो उसने सुसाइड नोट छोड़ा है और ना ही किसी दोस्त से अपने मन की कोई बात कही है। इसी के चलते अब हर कोई कयास लगा रहा है। तमिलनाडु में उसकी मौत पर बरपा हंगामा और जेएनयू की राजनीतिक गतिविधियों के बाद मामला बड़ा होने की संभावना अभी से दिखने लगी है। दिल्ली से अमरदीप कुमार के साथ फारूक हैदर, आज तक। आइए बढ़ते हैं आगे। तस्वीर आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के धुले में एक सरकारी अस्पताल की, जहां पर मरीज के परिजनों का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने डॉक्टर की पिटाई कर दी। आखिर क्यों ये गुस्सा मरीजों के परिजनों को आया और पूरा माजरा क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। गौर से देखिए, ये लोग मिलकर एक शख्स को पीट रहे हैं। कोई रहम नहीं, कानून की कोई शर्म नहीं। भीड़ में हर कोई अपने हाथ साफ कर रहा है और ये सब हो रहा है महाराष्ट्र के धुले में। घमासान की ये तस्वीरें धुले मेडिकल कॉलेज की हैं। मारपीट करने वाले एक मरीज के परिजन हैं और पिटने वाला एक डॉक्टर है। बुरी तरह पिटने के बाद डॉक्टर के कपड़े चिथड़े हो गए, मगर गुंडागर्दी पर उतर आई ये भीड़ उसे बख्शने को राजी नहीं हुई। डॉक्टर पिटता हुआ बेड पर जा गिरा तो ऊपर चढ़कर उसे लातों से धुनने लगे। किसी तरह से उसकी जान तब बची जब वो बेहोशी हो गया। दरअसल डॉक्टर पर मरीज के परिजनों का आरोप है कि उसने एक मरीज का सीटी स्कैन ना करके उसे निजी अस्पताल ले जाने की राय दे डाली थी। बस फिर क्या था, ये सलाह लोगों को इस कदर नागवार गुजरी कि डॉक्टर को पीटने पर उतर आए। किसी तरह से डॉक्टर की जान तो बची, लेकिन उसकी आंखों और सिर में गहरे जख्म हो गए। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन इस तरह की घटनाओं के बढ़ने के बाद अब अस्पताल में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर फिक्र बढ़ना लाजमी है। मनीष जोगी, धुले, आज तक। कल देश भर में धूमधाम से होली का त्योहार मनाया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग परंपरा और अंदाज के साथ मनाया गया, लेकिन महाराष्ट्र के सोलापुर से मिली अंधविश्वास की एक तस्वीर। यहां पर लोगों के हाथ में गुलाल नहीं बल्कि पत्थर था, देखिए। एक तरफ ऊंचाई से नीचे बरसते पत्थर, दूसरी तरफ ऊपर से पत्थर फेंकता हुजूम। नहीं, अगर आपको पत्थरबाजी देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी लड़ाई का नजारा है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। ये लोग तो बस होली मना रहे हैं। कहीं अबीर गुलाल बरसता होगा, लेकिन महाराष्ट्र के सोलापुर के भोयरे गांव में होली पर पत्थर बरसते हैं। वो भी आजकल से नहीं बल्कि बरसों से। ये परंपरा 400 साल पुरानी है।
ऊंचाई पर बने अंबाबाई मंदिर के बाहर बैठे लोग नीचे खड़े लोगों को निशाना बनाकर पत्थर मारकर घायल करने की कोशिश करते हैं। नीचे खड़े लोगों को पत्थर की बारिश से खुद को बचाना तो होता ही है, साथ ही ऊपर खड़े लोगों को अपने पत्थरों से घायल करना है। माना जाता है कि घंटे भर तक चली पत्थरबाजी में जितना ज्यादा खून बहेगा, इलाके में उतनी ही ज्यादा बारिश होगी। बारिश आती है अगले साल में, आने के बाद वो बहुत अच्छा लगने वाला है ना। जिसको ज्यादा लगता है वो बारिश ज्यादा आता है, इस तरह की मान्यता है। हम मान्यता है हमारी। भले ही इस बात का विज्ञान से लेना देना ना हो, लेकिन विश्वास है तो है। ये विश्वास किसी को अंधविश्वास लग सकता है और किसी को श्रद्धा का प्रदर्शन। ये पथराव फेंकना ये उनका श्रद्धा का भाव लगता है मुझे तो क्योंकि इनको जो आनंद उसमें जो श्रद्धा में आनंद मिलता है वो कोई किसी मेजरमेंट्स में कोई मेजरमेंट नहीं है, नाप नहीं सकता। ये देश विविधता का देश है। त्योहार भी एक ही तरह से नहीं मनाया जाता। होली के कई रूप में से ये भी एक रूप है। सोलापुर की पत्थरमार होली आसपास के इलाकों में खासी मशहूर है। पत्थरबाजी करने के लिए उतरे युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए लोग भी बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। घायल लोग अपना इलाज भी अनोखे तरीके से कराते हैं। दवाई वगैरह का यहाँ कोई काम नहीं, लोग अंबा देवी का टीका लगा लेते हैं। जाहिर है जब चोट श्रद्धा के नाम पर लगी है तो इलाज भी श्रद्धा से ही होगा। मालूम नहीं कि इस तरह खून बहाने से वाकई बारिश होती है या नहीं, लेकिन होली का ये अंदाज चर्चा खूब बटोरता है। सोलापुर से सीमा पाटिल के साथ आज तक ब्यूरो। आदिवासियों में कई तरह के अंधविश्वास होते हैं, लेकिन कई बार ये अंधविश्वास जानलेवा भी होते हैं। ऐसे में कानून की अहम भूमिका होती है। लेकिन अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जहां पर आग के ऊपर लोग चलते दिखाई दे रहे हैं और कानून भी उसके सामने बेबस है। दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलने वाले ये लोग किसी तमाशे का हिस्सा नहीं है। ये लोग इस कारनामे को करने के लिए ट्रेंड भी नहीं है। इन तमाम लोगों को आग की जलन से बचाने के लिए यहाँ किसी तरह का कोई फर्स्ट एड भी नहीं है। फिर भी बिना अपनी परवाह किए अंगारों पर चलने वालों की भीड़ कम नहीं हो रही है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के झाबुआ की हैं। अंगारों को पांव तले रौंद कर चला जा रहा हुजूम खुद को भक्त कहता है। आदिवासी समाज के इन लोगों को भरोसा है कि इन्होंने जो मन्नत मांगी थी वो पूरी होने के बाद अब आग पर चलने से देवता प्रसन्न होंगे। धुलैंडी पर इस तरह हर साल लोग इकट्ठा होते हैं। सबने कोई ना कोई मन्नत मांगी होती है। मन्नत पूरी हुई तो फिर जलते अंगारों पर चलने की परंपरा पूरी करनी ही पड़ती है। इसे आप भले अंधविश्वास कह लें, मगर आदिवासी समाज इस भरोसे के साथ हर साल यहाँ इकट्ठा होता है। इस दौरान अंगारों पर चलने वालों की भीड़ तो होती ही है, उन्हें चलते देखने वालों का रैला उमड़ाता है। वैसे डॉक्टर्स का मानना है कि इस तरह की हरकतों से कोई भी गंभीर तौर पर जख्मी हो सकता है, लेकिन प्रशासन का इस मौके से नदारद रहना सवाल खड़े करता है कि परंपरा के नाम पर ऐसे खतरनाक खेल की इजाजत आखिर कानून कैसे दे सकता है। चंद्रभान सिंह भदौरिया, झाबुआ, आज तक। पंजाब में चुनावी नतीजे आने के बाद गुरदासपुर में एक बुजुर्ग अकाली नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि हमला करने वाले कांग्रेस से संबंध रखते हैं। ये मामला पैरोचीची गांव का है, जहां अकाली नेता गुरबचन सिंह खालसा की हत्या का आरोप गांव के ही कांग्रेसी नेता कर्नल सुरजीत सिंह और उनके बेटे पर लगा है।
अकाली नेता के बेटे का आरोप है कि उनके पिता की हत्या के पीछे चुनावी रंजिश है। घायल अकाली नेता को अस्पताल लाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मामले की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया।